हेलो स्टूडेंट्स, जो आज हम लोग चैप्टर के स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज़ योर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। कौन सा चैप्टर? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। जब भी हम गुडविल की बात करते हैं एक चीज़ तो दिमाग में आती है, हम लोगों ने बार बार पढ़ा है, गुडविल इज़ अ इनटेंजिबल एसेट, गुडविल इज़ एन इनटेंजिबल एसेट। ये अदृश्य संपत्ति है, इट इज़ एन इनटेंजिबल एसेट, बट इट इज़ द पार्ट ऑफ द फिक्स्ड एसेट। ये किसका पार्ट है? फिक्स्ड एसेट का पार्ट है। यानी गुडविल हमारी फिक्स्ड एसेट का पार्ट होती है क्योंकि इससे हमको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है। कोई भी एसेट जो बैलेंस शीट में शो होती है, इट मीन्स वी आर गोइंग टू जनरेट समहाउ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। अगर किसी एसेट से हम फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट अर्न नहीं कर पाते तो इसका मतलब ये कि आप उस एसेट को अपनी बैलेंस शीट में दिखा भी नहीं सकते। हम केवल उन्हीं एसेट्स को बैलेंस शीट में शो कर सकते हैं जिनसे हमें फ्यूचर में कोई ना कोई इकोनॉमिक बेनिफिट मिले। तो गुडविल हैज़ इट्स ओन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। गुडविल को डिफाइन करना बहुत टेढ़ी खीर है, लेकिन इसको डिस्क्राइब करना काफ़ी इजी। यानी गुडविल को अगर मैं कहूँ कि वी जस्ट वांट टू डिफाइन द वर्ड गुडविल, इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल टू डिफाइन द वर्ड गुडविल, बट इट कैन बी डिस्क्राइब्ड ईजिली। ये किसी भी फर्म की रेप्यूटेशन और उसके अच्छे नाम का रिजल्ट होता है, गुड नेम एंड फेम का रिजल्ट होता है। सर बात समझ में आई नहीं, रेप्यूटेशन की बात यहाँ कहाँ आ गई? कहते हो ना उसकी गुडविल बहुत अच्छी है, वो जो बोलता है ही इज़ अ मैन ऑफ वर्ड्स, वो जो बोलता है वो करता है, वो गुडविल है। अगर मैं एक कंसर्न या एक फर्म या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करूं तो वहाँ प्रॉब्लम आती है, सर व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ गुडविल इन दैट केस। फर्म और कंपनी के केस में अगर मैं गुडविल की बात करूं तो व्हाट इज़ द एग्जैक्ट सेंस ऑफ गुडविल ओवर देयर। वहाँ पर गुडविल का क्या सेंस निकलता है? वहाँ गुडविल का मतलब है दिस इज योर X लिमिटेड एंड दिस इज योर Y लिमिटेड। रेट ऑफ रिटर्न है 10% मार्केट और अमाउंट एम्प्लॉयड है 10 lakhs। एक्चुअल प्रॉफिट है 1 लाख और एक्चुअल प्रॉफिट है 1,20,000। हमने एक क्वेश्चन पिक किया है और उस क्वेश्चन में अगर आप लोग देखें तो ये साफ साफ दिखाई देगा कि दोनों कंपनियों ने एक साथ बिजनेस स्टार्ट कर दिया और दोनों ने 10 लाख रुपए इनपुट दिया है, कैपिटल एम्प्लॉयड, जबकि मार्केट रेट ऑफ रिटर्न है 10%। इन द नॉर्मल केस ऑफ दिस टाइप ऑफ बिजनेस अ कंपनी कैन अर्न 10% ऑफ द प्रॉफिट, बट एक्चुअली जानते हो क्या हो रहा है? इस केस में कंपनी 10% ही कमा रही है। इसका मतलब फर्म की कोई गुडविल नहीं, इसका मतलब फर्म की कोई गुडविल नहीं। क्यों भाई? सर आपको कैसे मालूम कि अगर कोई कंपनी 10% कमाना चाहिए और 10% कमाती है तो उसमें फर्म की कोई गुडविल नहीं? जरा देखें कि इस केस में कंपनी 12% के हिसाब से कमा रही है। ओहो, कंपनी 10% के बजाय 12% के हिसाब से अर्न कर रही है। इसका मतलब ये कि कंपनी अपने पैसे से जितना दूसरी कंपनियां कमा रही हैं उससे कहीं ज़्यादा कमा रही है बिना एक्स्ट्रा पैसा लगाए। यानी वहाँ उसने कैपिटल तो नहीं लगाई, वहाँ उसने कैपिटल के नाम पे अपनी गुडविल यूज़ की। मीन्स यहाँ पर फर्म एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रही है 20,000। कितना रुपया ज़्यादा कमा रही है? 20,000। कितना?
20,000। और ये 20,000 अर्न कैसे कर पा रही है कंपनी? क्योंकि कंपनी की अपनी गुडविल है, रेप्यूटेशन है, गुड नेम एंड फेम है। ये वो एसेट है जो दिखाई नहीं दे रही। नाउ द कंपनी इज वेरी मच कैपेबल टू अर्न ₹20,000 ओवर एंड अबव द मार्केट रिटर्न, नॉर्मल रिटर्न। नॉर्मल रिटर्न से ऊपर कंपनी 20,000 कमा रही है। वो इसलिए कमा पा रही है क्योंकि उसने कैपिटल ही नहीं लगाया, कैपिटल के साथ साथ गुडविल भी लगाई। जानते हो कितने की? सर हमें क्या मालूम, गुडविल तो आपने कहा डिफाइन करना मुश्किल है लेकिन एक्सप्लेन करना आसान है। किसी भी कंपनी को नॉर्मल केस में 1,20,000 कमाने के लिए 12 लाख रुपए लगाने पड़ते हैं। अगर कंपनी की कोई गुडविल नहीं है तो कंपनी को 10% के हिसाब से कमाने के लिए 12 लाख रुपए लगाने पड़ते, तब जाकर कंपनी इस लायक होती कि 1,20,000 कमाती। लेकिन यहाँ पर कंपनी 12 लाख रुपए इन्वेस्ट किए बिना 1,20,000 कमा रही है। एक्चुअल में कंपनी ने इन्वेस्ट कितना किया? एक्चुअल में कंपनी ने इन्वेस्ट किया है केवल 10 लाख। बताओ गुडविल कितने की यूज़ हो रही है? कहोगे सर ये तो बहुत आसान है। बात तो बिल्कुल जेन्युइन है कि कंपनी जो 1,20,000 कमा रही है वो 1,20,000 हम लोग 12 लाख रुपए लगाकर कमाते अगर मेरी गुडविल नहीं होती। यहाँ तो कंपनी केवल 10 लाख रुपए का इनपुट दे करके 1,20,000 रुपए अर्न कर रही है। इट मीन्स कि कंपनी 1,20,000 रुपए, 1,20,000 रुपीज़ जो अर्न कर रही है उसमें 20,000 रुपए नॉर्मल प्रॉफिट से एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। और इसी एक्स्ट्रा प्रॉफिट को हम लोग नाम देते हैं सुपर प्रॉफिट। सुपरमैन का सुना होगा नाम, सुपरमैन नाम सुना है। सुपरमैन क्या है? जो नॉर्मल इंसान से ऊपर का इंसान है, उसको हम कहते हैं सुपर इंसान, सुपरमैन। उसी तरह सुपर प्रॉफिट जो नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर का प्रॉफिट है वही कहलाएगा हमारा सुपर प्रॉफिट। नोट करना हो नोट करें। अब अगर हम लोग बात करें कि सर व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुडविल, गुडविल की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये तो पता चल गया, यस सर गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड। देयर इज अ नीड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल टू गेट अ क्लियर कट पोजीशन ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, लेकिन मैं बता दूं गुडविल दो तरीके से आती है। एक को हम कहते हैं एक्वायर्ड गुडविल और दूसरे को हम लोग कहते हैं कैलकुलेटेड गुडविल। एक को हम कहते हैं परचेस्ड गुडविल एंड द सेकेंड वन गुडविल इज नोन एज कैलकुलेटेड गुडविल। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ने साफ साफ कहा है कि कैलकुलेटेड गुडविल कैन नॉट बी शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ने साफ साफ कहा है कैलकुलेटेड गुडविल कैन नॉट बी शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और उसी स्टैंडर्ड ने कहा है कि एक्वायर्ड गुडविल, परचेस्ड गुडविल कैन बी शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट यस इट मस्ट बी रिटन ऑफ ओवर 5 years। इट मस्ट बी रिटन ऑफ ओवर 5 years। सोचो गुडविल हमारी फिक्स्ड एसेट है, टेंजिबल नहीं, गुडविल हमारी फिक्स्ड एसेट है। कई लोगों को डाउट रहता है कि सर गुडविल हमारी इन फिक्टिटियस एसेट्स है, गुडविल हमारी फिक्टिटियस एसेट्स है। ये चीज़ दिमाग से निकाल दो। गुडविल इज नॉट अ फिक्टिटियस एसेट्स, गुडविल इज अ इंटेंजिबल एसेट। गुडविल इज अ पार्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट। सर फिक्टिटियस एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स दोनों में क्या फ़र्क है? कोई भी एसेट जो हमारी फिक्स्ड एसेट होती है, कोई भी एसेट जो बैलेंस शीट का हिस्सा बनती है, इसका मतलब उस एसेट से हम फ्यूचर में प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, बस। और अगर ज़रा देखा जाए तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ने साफ साफ कहा है दो तरह से गुडविल आप जनरेट कर सकते हैं। पहला केस है
कि आप गुडविल को एक्वायर करते हैं। दूसरा केस है जब आप गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। एक्वायर्ड गुडविल कैन बी शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट द कैलकुलेटेड गुडविल कैन नॉट बी शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर से एक दिमाग में क्वेश्चन आया, सर आप ऐसी कैसी बात करते हैं? जब हम लोग पार्टनरशिप के क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो उसमें साफ साफ लिखा रहता था गुडविल इज टू बी शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम लोग गुडविल वहाँ कैलकुलेट करते थे, किसी पार्टनर के आने या जाने पर गुडविल का अमाउंट कैलकुलेट करते थे। मेरे प्यारे बच्चों, जो कुछ भी हम लोग पढ़ते हैं, जो कुछ भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जो कुछ भी हम लोग को सब्जेक्ट मैटर लर्न करवाया जाता है, इसका मतलब ये बिल्कुल मत लेना कि वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकल में अप्लाई होती हैं। मैं ये नहीं कहता उसका यूज़ नहीं है। सपोज़ करो आपको कहा गया कि डेप्रिसिएशन का एन्युटी मेथड भी पढ़ लो, डेप्रिसिएशन का सिंकिंग मेथड भी पढ़ लो, डेप्रिसिएशन का WDV मेथड भी पढ़ लो, SLM मेथड भी पढ़ लो। देयर आर सो मेनी डिफरेंट मेथड्स वी हैव टू, बट वी हैव टू पिक एनी वन और टू मेथड्स आउट फ्रॉम दैट। हम उनमें से कोई एक या दो मेथड ही पिक करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 कहता है ईदर टू यूज WDV मेथड और SLM मेथड। बाकी का क्या सर, पढ़ाया क्यों जाता है जब उसका फ्यूचर में कोई यूज़ नहीं, जब उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस है ही नहीं तो पढ़ाया क्यों जाता है? जानना तो सीखो। दे आर डिफरेंट मैथड्स ना, उन मैथड्स को तो समझो। आप कल CS बन जाते हो, ऑफिस में बैठते हो, एक बंदा आया कहता है भाई साहब आप मेरी बैलेंस शीट बना दो। आप बैलेंस शीट बनाते हो, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो WDV मेथड से। वो कहता है नहीं 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 नहीं, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड से डेप्रिसिएशन लगाओ ना, ऐसे ऐसे करके। अब उस समय मैं अपना सर खुजाऊंगा कि भैया, सर में खुजली मचेगी कि भैया ये मेथड भी तो हो सकता है, बात तो बंदा सही बोल रहा है, हमको तो पढ़ाया ही नहीं गया, हमको तो पढ़ाया ही नहीं गया। मानो तुम एक डॉक्टर बन गए और डॉक्टर आई सर्जन, आँखों के डॉक्टर बन गए। अब आँखों का डॉक्टर है तो वहाँ पर पेशेंट भी आँख के पहुँचेंगे, लेकिन आँख की काफ़ी सारी नर्व्स जो होती हैं वो हमारी ईयर से अटैच होती हैं। अब आप आँखों के डॉक्टर बन गए, आपको कान के बारे में कुछ नहीं बताया गया। अब आप प्रैक्टिस में आ गए, आपके पास एक पेशेंट आया, वो बंदा बोलता है कि सर मेरी आँखों में प्रॉब्लम है, ऑपरेशन करना पड़ेगा बेटा तेरा। तो ऑपरेशन करने निकले, आँखें निकाल ली मीन्स ऑपरेशन में, और उसके बाद कुछ नसें काट दी। पता ही नहीं कि नसें किस चीज़ की हैं, बताया ही नहीं गया था। हमको तो केवल आँख का ऑपरेशन करना है, आँख ठीक करनी है, कान खराब कर दो। अरे ऐसा नहीं होता, आपको आसपास की बाकी चीज़ों का भी नॉलेज होना चाहिए ना, ऐसे कैसे? वही चीज़ बताई गई, वही चीज़ आपने पार्टनरशिप में पढ़ी कि गुडविल को अगर बैलेंस शीट में दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, राइट ऑफ करेंगे तो कैसे करेंगे, दैट्स इट। बट एक्वायर्ड गुडविल कैन बी शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट non-acquired goodwill or calculated goodwill cannot be shown in the financial statement. That's it. This is the ultimate result. गुडविल की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं? पहली कैरेक्टरिस्टिक है गुडविल के, दिस इज एन अनआइडेंटिफिएबल एसेट। दिस इज एन अनआइडेंटिफिएबल एसेट, दिस इज एन इनटेंजिबल एसेट। ये इनटेंजिबल एसेट है, ये अनआइडेंटिफिएबल एसेट है। ये इनटेंजिबल एसेट है, ये अनआइडेंटिफिएबल एसेट्स है। इसका जरा देखो आप क्या करोगे। मुझे जो बताना पर्पस है यहाँ पर, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जरा ढंग से देखें। हम लोग जब भी गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे, ढंग से देखें, गुडविल कभी किसी एक एसेट से अराइज नहीं होती है। दैट इज द एक्यूमुलेशन ऑफ ऑल द एसेट्स। व्हेन ऑल द एसेट्स आर वर्किंग टुगेदर देन द गुडविल अराइजेस। हम कभी ये नहीं कह सकते कि अगर 5 लाख रुपए गुडविल इस फर्म की है तो 10,000 इसके कारण, 25,000 इसके कारण, 15,000 इसके कारण। नॉट एट ऑल, वी कांट से दैट।
Goodwill is an unidentifiable and it cannot be correlated with an individual asset. You can say it as a whole. आप इसको पूरे टोटालिटी के साथ बात करते हो, कभी भी इंडिविजुअली गुडविल को हम किसी एसेट्स के साथ कोरिलेट नहीं कर सकते. जब भी हम गुडविल की बात करेंगे इन टोटालिटी बात करेंगे. जब भी हम गुडविल की बात करेंगे इन टोटालिटी बात करेंगे कि ये पूरी फर्म की बैलेंस शीट है, इस फर्म ने इतना पैसा लगाया, इतना कमाना चाहिए, कंपनी ने इससे ज़्यादा कमाया और ये ज़्यादा गुडविल के कारण कमाया, कितना कमाया, इतना कमाया. इसको हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट. और सुपर प्रॉफिट के बेसिस पर हमने गुडविल का कैलकुलेशन कर लिया. अगर कोई कंपनी लॉस में है तो पक्का है कि उस कंपनी की गुडविल नहीं होगी. अगर कोई कंपनी लॉस में है तो ये तो पक्का है कि उस कंपनी की गुडविल नहीं होगी. ऐसा सोचना ही गलत है. ऐसा सोचना गलत है कि अगर कोई कंपनी लॉस में है इट हैज़ नो एनी गुडविल. सर ये आप क्या बात कर रहे हो, जब सुपर प्रॉफिट है ही नहीं, जब कंपनी लॉस में जा रही है तो कंपनी की गुडविल होगी. हाँ हाँ गुडविल है, वो भी केस है. जरा देखें कैसे. अगर कोई कंसर्न 10 लाख रुपीज इनपुट करके 50,000 का लॉस दे रही है और वहीं दूसरी कंसर्न 10 लाख का इनपुट दे करके 1,50,000 का लॉस दे रही है, यानी कि ये फर्म दूसरी फर्मों के मुकाबले कम लॉस दे रही है. इसका मतलब ये कि इसको अगर कम लॉस हुआ है तो उसको उसकी गुडविल के कारण कम लॉस हुआ है. जी हाँ, लेकिन ये केस रेयर होता है. बहुत ही शॉर्ट टर्म में लॉसेस के केस में देखा जाता है. अगर कोई फर्म लॉस पे लॉस कमाया जा रही है तो उस फर्म में कभी गुडविल तो नहीं हो सकती. आई एम वेरी मच एग्री विद दैट. मैं भी एग्री हूँ आप लोगों के साथ. लेकिन हाँ, अगर दूसरी फर्मों के मुकाबले जब मार्केट में रिसेशन आ गया और दूसरी फर्मों के मुकाबले मेरी कंपनी में लॉस कम हो रहा है, दूसरी फर्मों के मुकाबले इन कंपेरिजन विद द अदर वन firms, then in that case we can say that there is a valuable assets due to which we have a less loss, and the valuable asset is goodwill. गुडविल अनआइडेंटिफिएबल एसेट्स है, गुडविल इनटेंजिबल एसेट है. गुडविल को हम कभी किसी एक एसेट के साथ कोरिलेट करके नहीं देख सकते. जब भी हम गुडविल की बात करेंगे तो इन टोटालिटी फर्म के रेफरेंस में गुडविल की बात करेंगे. लॉस के समय भी गुडविल हो सकती है. दैट्स इट. गुडविल के कैलकुलेशन के तरीके, बेसिकली जो आज हम लोग चैप्टर पिक कर रहे हैं दैट इज योर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. सर क्या इसमें भी मेथड्स हैं क्या गुडविल कैलकुलेट करने के? जी हाँ, मेथड्स हैं. पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड. सेकंड मेथड है सुपर प्रॉफिट method, and the third one is capitalization method. हम सुपर प्रॉफिट मेथड को दो पार्ट में ले सकते हैं. विदाउट यूजिंग time value of money and by using time value of money. इसको हम कहते हैं नॉर्मल सुपर प्रॉफिट मेथड और इसको हम लोग नाम देते हैं एन्युटी मेथड. नोट कर ले इसको.
आपको जो असाइनमेंट दिया गया है उसका क्वेश्चन नंबर 1 पिक करेंगे। मैं इंपॉर्टेंट चीज़ों को यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करता जाऊँगा। आप उन चीज़ों को, अगर आपके पास बुक नहीं है, असाइनमेंट नहीं है, डू नॉट वरी अबाउट दैट, देखते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, the following information is presented for 5 years ending on 31st of December 2010। 31st of December 2010 की डेट की हमको कुछ डिटेल्स दी हुई हैं। 2006, 2007, 2008, 2009 एंड 2010। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है। वर्ड जरा ढंग से सुनना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 50,000, 55,000, 4865 and 72,000. These are the profit after tax which are given in your question. Taxation amount is given 18, 20, 15, 25 and 35,000. Transfer to reserve 10, 12, 8, 15,000 and 15,000. Director's remuneration, director's remuneration 4,000, 4,500 two times, 5,000 and 6,000. Now this is the question which is given to you, and the other information: fixed asset has been revalued and showed an appreciation. Fixed asset has been revalued and showed an appreciation of 5 lakhs. Fixed asset 5 लाख से प्लस हुई है, और हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं 10% पर एनम। The company has 8% preference share capital. Company has 8% preference share capital of rupees 1 lakh. Taxation rate 30%. Tax rate 30% is given to us. अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूं, 2 मिनट आप लोग खुद कोशिश करें। क्वेश्चन में क्या डेटा दिया है उसके बाद मैं एक एक चीज़ को डिस्क्राइब करता हूँ। करें कोशिश। सर आपने तो एक चीज़ बताई नहीं, आपने तो ये बताया ही नहीं कि कैलकुलेट क्या करना है। कैलकुलेट फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। कैलकुलेट फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। हम जो भी प्रॉफिट कमाते हैं, हमारी गुडविल का जो भी कैलकुलेशन होगा वो बेस्ड होगा फ्यूचर के प्रॉफिट पर। आज मेरे बिजनेस का दाम तय हो रहा है, मैं अपने बिज़नेस को डिस्पोज ऑफ करने जा रहा हूँ, मैं अपने बिज़नेस को सेल आउट करने जा रहा हूँ। मैं सामने वाले से गुडविल का पैसा वसूलूंगा नहीं वसूलूंगा? मैंने जो रात दिन इतना मेहनत किया, बिज़नेस को इस प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाने का काम किया, क्या मैं गुडविल का पैसा ना लूँ? क्या मैं ऐसे ही बिज़नेस को डिस्पोज ऑफ कर दूँ विदाउट चार्जिंग एन अमाउंट ऑफ गुडविल? मैं चार्ज करूँगा प्रॉफिट, मैं वो अमाउंट चार्ज करूँगा और उसी को हम कहेंगे गुडविल।
कोई भी एसेट जिसका फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट होता है वो बैलेंस शीट में आज दिखाई जाती है। फिर से आते हैं, कोई भी एसेट बैलेंस शीट में आज दिखाई जा रही है क्योंकि उसका फ्यूचर में फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है। गुडविल भी आज दिखाई जाएगी क्योंकि उसका फ्यूचर में फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है। गुडविल भी आज दिखाई जाएगी क्योंकि उसका फ्यूचर में फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है। हम उसी गुडविल की बात कर रहे हैं, उसी गुडविल को कैलकुलेट करने की बात कर रहे हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम लोग सबसे पहले फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का तो कैलकुलेशन सीखें कि व्हाट इज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। चला देखें, प्रॉफिट अगर मैं बात करूं 2006 की, तो हम 50,000 का प्रॉफिट कमाए टैक्स देने के बाद। तो अगर टैक्स को जोड़ दिया जाए तो आप कहोगे सर ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया ना। अब आया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? आपने 4,000 रुपये क्यों जोड़ा? मैं फिर से टॉपिक समझा दूं। हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, जिस पर हमारा पूरा का पूरा गुडविल डिपेंड रहता है। लेकिन ये फ्यूचर का प्रॉफिट हम डिसाइड करेंगे, फ्यूचर का प्रॉफिट हम डिसाइड करेंगे पास्ट के प्रॉफिट को बेस लेते हुए। हम आज यहाँ पर हैं, हमें यहाँ का कैलकुलेशन करना है। यहाँ का कैलकुलेशन पॉसिबल तब है जब हम इसके कैलकुलेशन को सीखें, समझें, एनालिसिस करें, ऑब्जर्व करें। हमने इसके प्रॉफिट को कंसीडर किया कि ये मेरा बिजनेस आज तक इतना प्रॉफिट कमाता था, आगे इतना प्रॉफिट कमाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट डेटा वी कैन कैलकुलेट आवर फ्यूचरिस्टिक डेटा। तो हम उसी पास्ट डेटा के बेसिस पर फ्यूचर का प्रॉफिट डिसाइड करने जा रहे हैं। तो अब करना क्या है? अगर हम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट की बात करें तो करना क्या है? बेसिकली मैं आज यहाँ पर हूँ, मुझे आगे बढ़ना है, मेरा बिजनेस यहाँ पे है, मेरे बिजनेस को आगे बढ़ना है। केवल बिजनेस के प्रॉफिट को ध्यान में रखें। नॉन बिजनेस प्रॉफिट मस्ट बी इग्नोर्ड, नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस मस्ट बी इग्नोर्ड। जो हमारे बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है उसको हम बिजनेस के प्रॉफिट में से हटा देंगे, जो हमारे बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं है उसको भी हटा देंगे। हम केवल वही चीज़ें रखेंगे, आज के प्रॉफिट में एडजस्टमेंट करेंगे। जो आज तक हम कमाते आए थे केवल वही प्रॉफिट जो मेरे बिजनेस से रिलेट करता है। अच्छा, आगे की बात करनी है। ये तो हमने आज तक के प्रॉफिट में एडजस्टमेंट किया। आगे मुझे मालूम है ये और खर्च होगा, घटा दो आज। ये मुझे और प्रॉफिट होगा, बढ़ा दो आज। जब फ्यूचर के किसी प्रॉफिट और लॉस के बारे में आप बात करते हैं तो उसको भी एडजस्ट कर लो, तब जाकर आप निकाल पाओगे फ्यूचर में इतना प्रॉफिट या लॉस होगा। इसको हम कहते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट एज वेल एज फ्यूचरिस्टिक प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट एज वेल एज फ्यूचरिस्टिक प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मीन्स नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इग्नोर करो, हटा दो, एडजस्टमेंट कर दो। फ्यूचर में क्या कोई एक्स्ट्रा खर्चा लगेगा, घटा दो। फ्यूचर में क्या कोई एक्स्ट्रा इनकम आएगी, ऐड कर दो, बात खत्म। यही तो हुआ हमारा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। सर ये बात तो समझ में आ गई। हम पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये 4,000 इसलिए ऐड किया क्योंकि ये 4,000 अब नहीं जाएगा, ये फ्यूचर में 6,000 जाएगा। एक बार कोई खर्चा 6,000 सेट हो गया तो फ्यूचर में 6,000 रुपये ही तो खर्च होंगे। हाँ, तो हमने तो यहाँ पर केवल 4,000 लेस किया है। 4,000 लेस करने के बाद 55,000 आया है। हमको तो 6,000 लेस करना चाहिए क्योंकि आगे से कभी भी डायरेक्टर्स का रिमनरेशन 6,000 से कम पर नहीं डिसाइड होगा। वो जब भी डिसाइड होगा 6,000 एंड अबव। तो हम तो ये मान कर चलेंगे, अगर कोई इन्फॉर्मेशन न दी हो, कि अब आगे से हमेशा ये खर्चा 6,000 तक मेंटेन हो गया। तो क्यों घटाया गया 4,000? वापस ले आओ, पहले तो ऐड करो बाद में घटाएंगे। ठीक, चलो। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड बिफोर डायरेक्टर्स रिमनरेशन 2007 55,000 प्लस 20,000 प्लस 4,500 79,500। 2008 की बात करते हैं, 48,000 प्लस 15,000
प्लस 4,500, 67,500। 2009 की बात करते हैं, प्लस माइनस देख लेना, कैलकुलेशन साथ में करते चलो तो अच्छी बात है। 95,000। टोटल कितना आएगा? ये मैंने पिछले 5 सालों में, इसका मतलब इतना प्रॉफिट मैंने अर्न किया। इन टोटलिटी मैंने इतना प्रॉफिट अर्न किया पिछले 5 सालों में। और अगर मैंने पिछले 5 सालों में इतना प्रॉफिट अर्न किया है तो ये तो पक्की बात है ना बिफोर टैक्स एंड डायरेक्टर्स रिमनरेशन 4,72,000। इसका मतलब एवरेज ईयर्स कितने हैं? 5। एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डायरेक्टर्स रिमनरेशन मैंने कितना कमाया हर साल ऑन एन एवरेज? हम एवरेज कमा रहे हैं हर साल 85,400 और उम्मीद करते हैं फ्यूचर में भी इतना ही कमाएंगे। उम्मीद करते हैं फ्यूचर में भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑन एन एवरेज इतना कमाएंगे। लेकिन हाँ, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ऑन एन एवरेज, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ऑन एन एवरेज। माइनस कर दो डायरेक्टर्स रिमनरेशन। अब तो मेरा डायरेक्टर्स रिमनरेशन हर साल कितना जाएगा? 6,000। डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा, एसेट की कीमत 5 लाख से बढ़ा दी तो 10% डेप्रिसिएशन हर साल एक्स्ट्रा जाएगा 50,000। यानी अब फ्यूचर में मेरा ये प्रॉफिट मेंटेन हुआ। बोलो भाई, कितना आ गया? बोलो। माइनस टैक्स रेट है 30%, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट ये हमारा आएगा 21,980 रुपये हर साल। यानी अब मैं 21,980 रुपया ऑन एन एवरेज कमाऊंगा। कितना कमा रहे थे ना, कमाऊंगा। दैट इज योर फ्यूचर में मेंटेन होने वाला प्रॉफिट। नोट कर ले इसको। एक बार मैं थोड़ा सा और आपको इसी चीज़ को डिस्क्राइब करना चाहूँगा। जब हम गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं तो कोई भी एसेट जो आज की डेट में बैलेंस शीट में दिख रही है, इसका मतलब वो एसेट हमें फ्यूचर में प्रॉफिट जनरेट करवाएगी। अगर मेरा बिजनेस इस तरह से है या इस तरह से आज रन हो रहा है
कि मेरा बिजनेस जितना फ्यूचर में प्रॉफिट नॉर्मल बिजनेस की तरह कमाना चाहिए उससे ज़्यादा कमाएगा, वो एक्स्ट्रा कमाई मेरी गुडविल आज की डेट में है जो मुझे फ्यूचर में कमा करके देगी। तो बट ऑब्वियस है, हम कितने आने वाले सालों तक के लिए कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर तो अनसर्टेन होता है, फ्यूचर तो अनसर्टेन होता है, नो वन कैन प्रेडिक्ट अबाउट द फ्यूचर। सर गुडविल हो सकता है फ्यूचर में बढ़े, गुडविल हो सकता है फ्यूचर में घटे, एग्रीड, बिल्कुल सही बात है। फ्यूचर में प्रॉफिट बढ़ सकता है, फ्यूचर में प्रॉफिट घट सकता है, बट आज की पोजीशन के हिसाब से हमारी बैलेंस शीट में जो एसेट दिख रही हैं ख़त्म भी तो हो सकती हैं, वेस्ट भी तो हो सकती हैं, लेकिन हम कुछ एक्सपेक्टेशंस फ्यूचर के बारे में कर रहे हैं, तभी तो हम उन्हें बैलेंस शीट में दिखा रहे हैं। उसी तरह से गुडविल से भी एक्सपेक्टेशंस हैं, गुडविल से भी एक्सपेक्टेशंस हैं। वो गुडविल कितनी, दैट इज वेरी मच डिपेंड अपॉन द फ्यूचरिस्टिक प्रॉफिट विच विल बी अर्नड बाय अस, विच विल बी अर्नड बाय अस। और वही फ्यूचर के प्रॉफिट को हम आज की डेट में कैलकुलेट करते हैं पास्ट प्रॉफिट का बेस लेकर के, जैसा कि इस क्वेश्चन में हम लोगों ने किया। पास्ट प्रॉफिट को लिया, हाँ ये प्रॉफिट था, ये प्रॉफिट था, ये प्रॉफिट था, टैक्स इतना दिया, इतना जाना चाहिए फ्यूचर में तो जितना दिया जोड़ लो, जितना जाना चाहिए लेस कर दो। डायरेक्टर्स रिमनेशन इतना दिया, इतना अब जाएगा, तो जितना दिया जोड़ लो, जितना जाना चाहिए घटा दो। टैक्स रेट फ्यूचर में इतना होगा, उतना ही टैक्स रेट लेस करो ना, डायरेक्टर्स रिमनेशन उतना ही लेस करो ना जितना फ्यूचर में होगा। और भी अगर आपको कोई लगता है और प्रॉफिट आने वाला है और कोई एक्सपेंसेस जाने वाला है फ्यूचर में, करो ना, इसी को हम कहेंगे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। हाँ, जो भी प्रॉफिट होगा वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द नॉन ऑपरेटिंग इनकम और एक्सपेंडिचर्स, बिकॉज द गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड फॉर माइन बिजनेस। हमारे बिजनेस के लिए गुडविल कैलकुलेट हो रही है, तो हमारे बिजनेस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी शामिल होगा, नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सर आप बार बार ये नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो बीच में ले आ रहे हैं ना, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। हम अपने बिजनेस की प्लांट, हम अपने बिजनेस की फर्नीचर, हम अपने बिजनेस की बिल्डिंग, हम अपने बिजनेस की डेटर, स्टॉक, क्रेडिटर्स, लोन, इनको कंसिडर करेंगे। ये मेरे बिजनेस के नॉर्मल प्रॉफिट को बढ़ाते और घटाते हैं, और इनके कारण जो मेरा बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ता घटता है उसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। लेकिन मेरी बैलेंस शीट की एसेट में फर्नीचर, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी के नीचे इन्वेस्टमेंट भी होता है। वो इन्वेस्टमेंट मैंने दूसरी कंपनियों में किया होता है, उन दूसरी कंपनियों से हम एक फिक्स्ड रिटर्न या डिविडेंड पा रहे होते हैं, इंटरेस्ट या डिविडेंड। क्या उस इंटरेस्ट और डिविडेंड को मेरे बिजनेस का प्रॉफिट का हिस्सा बनाओगे? ना तो तुम इन एसेट्स को अपनी ऑपरेटिंग एसेट्स मानो और न उसके रिटर्न को ऑपरेटिंग इनकम मानो। तो उधर से प्रॉफिट में से उनको अवॉइड करो, इग्नोर करो, इधर से एसेट में से इग्नोर करो। याद रखना, एसेट में से इग्नोर करो, प्रॉफिट में से इग्नोर करो, बात खत्म, आप बराबर आ गए। अब समझ में आई मैं किस तरह के ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज की बात कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, होप सो असाइनमेंट होगा। X Limited purchases business from Y Limited on 31st December 2010। X Limited ने Y Limited का बिजनेस परचेज कर लिया, Y Limited खत्म 31st of December 2010। अच्छी बात है। Profit earned by Y Limited in the last years were as under। 2007 में 1 लाख, 8 में 150, 180 एंड 170।
क्वेश्चन ने हमसे केवल एक ही चीज पूछी है, कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। सर ये क्या, ये तो हम लोग कई सालों से करते हैं, तो मैंने ऐसे ही क्वेश्चन दिया, प्रैक्टिस करो। सॉल्यूशन, ₹1,00,000 प्लस 1,50,000 प्लस 1,80,000 प्लस 1,70,000 डिवाइडेड बाई 4 years। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एवरेज का फॉर्मूला तो तुम लोग जानते हो और मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करते हैं बच्चों वाला ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। बेसिक से एडवांस की ओर जाएंगे हम लोग। 2, 4, 10 क्वेश्चन नहीं करेंगे, 20, 25 क्वेश्चन करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पर। शुरू के 10 से 12 क्वेश्चन बहुत आसान, केवल कंसेप्चुअल। आप सीए फाइनल के स्टूडेंट हो, सीएमए फाइनल के स्टूडेंट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप वैल्यूएशन ऑफ शेयर और गुडविल के क्वेश्चन कर रहे हो, देन ट्राई टू स्टार्ट विद द बेसिक कंसेप्ट्स। होता क्या है, जब हम सीधे टफ क्वेश्चंस करने स्टार्ट कर देते हैं तो कुछ ना कुछ नए एजम्पशंस आ जाते हैं, और ये चैप्टर फुल फ्रॉम एजम्पशंस है। इस चैप्टर में कई जगहों पर बेसिक एजम्पशंस लेने पड़ेंगे। अगर हम बेसिक से चलते जाएंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि कब हमें कौन सा एजम्पशंस पिक करना है। अदरवाइज आई विल नॉट बी कॉन्फिडेंट विद दिस चैप्टर, मीन्स एज अ स्टूडेंट आई विल नॉट बी कॉन्फिडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन कहता है द प्रॉफिट ऑफ ए लिमिटेड फॉर द लास्ट 4 year वे एज अंडर 2005, 2006, 2007 and 2008। 1,00,000, 1,20,000, 80,000 and 1,50,000। That's it। अगर हमें क्वेश्चन केवल इतना दिया रहता, और ये भी नहीं दिया रहता, देखो मैं कहानी समझा रहा हूँ, बेस है कहानी समझो। क्या होता तो क्या होता, ये ना होता तो वो होता। जरा देखो, अगर इस क्वेश्चन को ऐसे ही देखा जाए और ऊपर की चीज़ हटा दी जाए, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तो जानते हो इन प्रॉफिट के फिगर्स को मैं कैसे कंसीडर करता। मैं नॉर्मली तुम लोगों से कहता कि बेटा एवरेज प्रॉफिट निकालो, एवरेज प्रॉफिट निकालो, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने की जरूरत नहीं है। एवरेज प्रॉफिट निकाल, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इस तरह के क्वेश्चंस में निकालने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? प्रॉफिट कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी ज़्यादा। कोई एक्सपेक्टेशन, कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता प्रॉफिट को लेकर। कभी प्रॉफिट नीचे, कभी प्रॉफिट ऊपर, कितना नीचे कितना ऊपर, नोबडी नोज। इस तरह की सिचुएशंस में हम लोग हमेशा एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं बजाय वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के। हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं उस कंडीशन में, मैं इस क्वेश्चन को इग्नोर कर रहा हूँ। हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं अगर मेरा प्रॉफिट कुछ इस तरह से दिया रहता। मैं आपसे कहता एवरेज प्रॉफिट मत निकाल एवरेज प्रॉफिट, निकाल वेटेड एवरेज प्रॉफिट और इनको वेट दे दो। वेट इस 1,00,000 को 1, 1,50,000 को 2, 1,80,000 को 3 एंड 2,10,000 को 4। Weight is to be assigned in these cases. Weights are to be assigned. और सर उल्टा होता तो, अगर आपका प्रॉफिट कुछ ऐसा शो करता, अगर डिक्रीजिंग वे में आपका प्रॉफिट जा रहा है
तो ट्राई टू असाइन 4 3 2 1। वेट इस तरह से दो, प्रॉफिट या तो इंक्रीजिंग टर्म में हो, प्रॉफिट या तो डिक्रीजिंग टर्म में हो। अगर प्रॉफिट इंक्रीजिंग टर्म में है तो 1 2 3 4 इंक्रीजिंग टर्म में, प्रॉफिट अगर डिक्रीजिंग टर्म में है तो 4 3 2 1 डिक्रीजिंग टर्म में। व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दैट? वी हैव टू असाइन द वेट इन दिस वे। बट नाउ हियर द क्वेश्चन विच हैज़ बीन गिवन टू अस, जरा आप असाइनमेंट देखें, उसमें साफ साफ लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है कि आपको वेट देना है 1 2 3 4। तो अब बेटा मजबूरी हो गई, जब क्वेश्चन में दे दिया तो मजबूरी हो गई वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने की। वन लाख इंटू 1 तो वेटेड प्रॉफिट 120 इंटू 2 2,40,000, 80,000 इंटू 3 240, 150 इंटू 4 6 लाख। दस पॉइंट पर आपका प्रॉफिट है 11,80,000, तो एक पॉइंट पर प्रॉफिट होगा 1,18,000 रुपये। दिस इज योर वेटेड एवरेज प्रॉफिट, दिस इज योर वेटेड एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, देखा जाए, आराम से देखेंगे और लिख लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या है, मैं पहले डिफाइन कर दूं क्वेश्चन है क्या। हम पास्ट ईयर के प्रॉफिट को आज बेस लेते हैं ताकि फ्यूचर ईयर्स के प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकें। लेकिन पास्ट में मैंने जो एक पॉलिसी होती है उसको कहीं ब्रेक किया। मान लो पिछले 5 साल के प्रॉफिट को पिक कर रहे हैं, शुरू के 2 साल में मैंने WDV मेथड लगाया, बाद के 3 साल में SLM। हो शुरू के 3 साल में मैंने फीफो मेथड यूज़ किया स्टॉक वैल्यूएशन का, लास्ट के 2 साल में लीफो मेथड। हो गड़बड़ तो दोनों केस में है, गड़बड़ दोनों केस में है। अब करें तो करें क्या, क्योंकि जो प्रॉफिट हमको मिला है वो उन पॉलिसीज़ के हिसाब से है जो मैंने एक्चुअल में अडॉप्ट की हैं। हम फ्यूचर के प्रॉफिट की बात करते हैं और फ्यूचर के प्रॉफिट की जब बात करेंगे तो वो एक हिसाब से, एक लय में, एक सुर और ताल में होना चाहिए। आपने पिछले 5 सालों के प्रॉफिट में 2 अलग अलग तरह की पॉलिसी यूज़ की। शुरू के 2 साल में WDV मेथड, बाद के 3 साल में SLM मेथड। शुरू के 3 साल में फीफो मेथड, लास्ट के 2 साल में लीफो मेथड। क्या नौटंकी है भैया, आप चेंज करो, आप सही करो। सही कैसे करोगे? बाद की जो पॉलिसी आपने यूज़ की इसका मतलब आगे वही पॉलिसी यूज़ करोगे। ओह रुकना, यहीं स्टॉप। अभी जो प्रॉफिट आया है लास्ट ईयर वो अगर लीफो मेथड से है तो इसका मतलब आगे के ईयर्स में भी हम लीफो मेथड यूज़ करेंगे। इसका मतलब शुरू के जो 2 ईयर्स थे वहाँ मैंने फीफो मेथड, या शुरू के 3 सालों में मैंने जो फीफो मेथड यूज़ किया था, अगर वहाँ भी हमने लीफो मेथड यूज़ किया होता तो हमारी प्रॉफिट की क्या कंडीशन होती वो देख लो। दूसरा, शुरू के 2 साल में WDV मेथड, लास्ट के 3 साल में SLM मेथड। रुको, स्टॉप हो जाओ। ये जो लास्ट में 3 साल में जो SLM मेथड है यही तो आगे भी फॉलो होगा। तो इसका मतलब शुरू के 2 साल में जो मैंने कौन सा मेथड यूज़ किया था, WDV ना। अगर नहीं यूज़ करते उसको भी SLM रख दो ना, शुरू से लेकर आगे तक SLM, शुरू से लेकर लास्ट तक लीफो, बात खत्म। अब तो समझ में आया। इफ़ यू आर जस्ट गोइंग टू चेंज आ अकाउंटिंग पॉलिसी इन द मिड ऑफ दोज ईयर्स, आप उसको थोड़ा इग्नोर करो।
आप ये मानो जो पॉलिसी आज हम यूज़ कर रहे हैं या जो आगे करेंगे, वही पॉलिसी अगर शुरू से ही यूज़ की गई होती तो हमारी आज की डेट में प्रॉफिट की क्या पोजीशन होती, और उसी प्रॉफिट को बेस लेकर के हम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का कैलकुलेशन करेंगे। ये क्वेश्चन वही है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है ज़रा देखें। बीपीएल कंपनी है जो आपको प्रॉफिट्स दिखा रही है पिछले कुछ ईयर्स का, 2006, 2007, 2008, 2009 एंड 2010। प्रॉफिट है 2170, 2250, ये सब रुपीज़ में है। प्रॉफिट तो रुपीज़ में ही होगा। 2370, 2450 एंड 2110। दीज आर द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। 2008 तक कंपनी ने फीफो मेथड यूज़ किया है। और उसके बाद लीफो मेथड यूज़ किया है। आ गई ना लोचा, आ गया ना प्रॉब्लम। 2009 तक एसएलएम मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, और लास्ट ईयर में डब्ल्यूडीवी मेथड यूज हुआ है। प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 2। अब कुछ डिटेल्स दिया है। डिटेल्स क्या दिया है? ओपनिंग स्टॉक। अगर फीफो होता तो क्या होता, लीफो है तो क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। फीफो होता तो क्या होता, लीफो है तो क्या है? ये तो हुआ हिसाब किताब ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक का। हमें ये डेटा दिया हुआ है बेटा क्वेश्चन पेपर में। अब हमें डब्ल्यूडीवी और एसएलएम के बारे में भी दिया हुआ है। मैंने पूरा क्वेश्चन ही नोट कर दिया, टेंशन ही नहीं देंगे आपको, असाइनमेंट बार बार पलटने की झंझट ही नहीं। कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, दैट्स इट, दिस इज द क्वेश्चन। 2 मिनट लें, खुद कोशिश करें क्या है ये।
मैं करूं? ढंग से देखना, एडजस्टेड प्रॉफिट, इस समय मैं कौन सा मेथड यूज़ कर रहा हूँ? लीफ। इसका मतलब बाकी आगे वाले ईयर्स में भी मैं कौन सा मेथड यूज़ करूँगा? लीफो। इसका मतलब शुरू के ईयर्स में मैंने 3 सालों तक फीफो मेथड यूज़ किया। शुरू के 3 सालों में मैंने ये अमाउंट रखा होगा, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। बोलो ना, बोलो। हाँ, अब वक्त आ गया है कि उन प्रॉफिट्स को सही किया जाए जो गलत हो गए थे। 4000 ओपनिंग और 4600 क्लोजिंग, यानी अगर क्लोजिंग स्टॉक 600 से प्लस हुआ है तो यानी मेरा प्रॉफिट 600 से प्लस हुआ। ओपनिंग स्टॉक 4000 रखो, क्लोजिंग स्टॉक 4600 रखो, तो मेरा प्रॉफिट 600 से बढ़ा। जबकि यही अगर हम सही तरीका यूज किए होते लीफो, तो हमारा प्रॉफिट बढ़ा होता केवल और केवल 140 से। ओपनिंग इतना रहता, क्लोजिंग इतना रहता। 600 से मैंने बढ़ा दिया, जबकि ऐड होना चाहिए था केवल मेरा प्रॉफिट 140 से। फिर समझते हैं, 4000 मैंने ओपनिंग स्टॉक रखा, 4600 मैंने क्लोजिंग स्टॉक रखा। ये ट्रेडिंग अकाउंट है, तो मेरा जीपी 600 से ही तो बढ़ता है, और जीपी 600 बढ़ने का मतलब है एनपी 600 से मैंने प्लस कर दिया। जबकि अगर मैंने लीफो मेथड से ये सारी चीज़ें की होती तो शायद मैं यहाँ 3980 और यहाँ पर 4120 रखता, यानी यहाँ नेट प्रॉफिट केवल कितने से इंक्रीज होता। और मैंने नेट प्रॉफिट बढ़ा कितना दिया है? 560 रुपये से ज़्यादा, 460 रुपये से अधिक। 460 रुपीज़ हैज़ बीन इंक्रीज ऑन नेट प्रॉफिट। हटाओ, 460 से प्रॉफिट कम कर दिया, अपनी सही जगह पर हम इसको ले आए। यही काम हम दूसरे साल भी करेंगे। 320 रुपए से मेरा प्लस हुआ है नेट प्रॉफिट, जबकि मेरा नेट प्रॉफिट प्लस होना चाहिए था 670 रुपए से, 670 से, और मैंने केवल 320 से प्लस किया है। कम प्लस किया ना, कम प्लस किया ना, प्लस कर दो। क्यों कम किया था भाई? मेरा नेट प्रॉफिट माइनस हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो गया है 1030 से। कितने से? मेरा नेट प्रॉफिट माइनस हो गया है नेट स्टॉक के कारण 1030 से, जबकि होना चाहिए था 880 से। 1030 से मैंने नेट प्रॉफिट कम कर दिया, नेट प्रॉफिट मैंने माइनस कर दिया 1000 अमाउंट से, और जबकि होना चाहिए था नियर अबाउट 800 से। ज़्यादा कम कर दिया ना, ज़्यादा कम कर दिया ना। वापस ले आओ, प्लस करो।
150। ये तो हुआ हमारा स्टॉक का एडजस्टमेंट। किसका एडजस्टमेंट? स्टॉक का एडजस्टमेंट। एक और एडजस्टमेंट है सर, ये 3 साल का तो एडजस्टमेंट हो गया, झंझट खत्म। एक बात बताओ ना, तीसरे साल के अंत में 2008 के अंत में हमने ये फीफो इस लीफो में कन्वर्ट कर दिया। अब यही क्लोजिंग मेरा ओपनिंग में आना चाहिए या नहीं? 2008 के बाद का जो मैंने क्लोजिंग स्टॉक नया रख दिया वो 2009 के ओपनिंग में आएगा या नहीं? बात तो तेरी बिल्कुल सही है सर जी, कि जो 2008 के अंत का स्टॉक है वो 2009 के बिगिनिंग में आएगा, क्योंकि 2008 के अंत का जो स्टॉक था 3890 उसको मैंने 3910 कर दिया। तो क्या ये ओपनिंग स्टॉक 3890 3910 नहीं करना? करना है सर जी, बिल्कुल सही आप बात बोल रहे हैं। 3890 और 3910 का मतलब हुआ 20। आपने अपना ओपनिंग स्टॉक दिखा रखा है 3890, जबकि दिखाना चाहिए था 3910। और अगर ओपनिंग स्टॉक बढ़ाने का काम करते हो तो उससे हमेशा मेरा प्रॉफिट कम होने का काम करता है। ओपनिंग स्टॉक जब जब बढ़ेगा मेरा नेट प्रॉफिट कम होगा। तो ओपनिंग स्टॉक को बढ़ा दिया, सही जगह पर ले आए और हमारा काम खत्म। 4th ईयर में भी उसका एडजस्टमेंट आया। ये तो था ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट करना। इसकी बात कर सकते हैं। अब तक, कब तक? अब तक 2009 तक हम SLM मेथड यूज़ करते थे। अब कौन सा मेथड यूज़ करने जा रहे हैं? WDV। तो SLM मेथड में 1210 का मैंने डेप्रिसिएशन घटाया, लेस किया, जबकि कसम है तुमको सच सच बताओ आगे फ्यूचर में तो मुझे WDV का ही साथ चाहिए। अगर ये साथ शुरू से ही मिल गया होता तो मेरा प्रॉफिट कितना आज दिख रहा होता? तो 1210 न प्रॉफिट से माइनस होकर 1700 माइनस हुआ होता। और अगर 1700 प्रॉफिट से माइनस हुआ होता तो मेरा प्रॉफिट और कम हुआ होता। कम करो। एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन, एडजस्टमेंट ऑफ स्टॉक, 490 से प्रॉफिट कम कर गया। $395 से प्रॉफिट कम कर दो, 425 से प्रॉफिट कम कर दो, 290 से कम कर दो। अब जरा देखते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट आया कितना। 2170 माइनस 460 माइनस 490, 2250 माइनस प्लस 350 माइनस 395, 2370 प्लस 150 माइनस 425, 2450 माइनस 20 माइनस 290। लास्ट ईयर का एज सच आ जाएगा। डिवाइडेड बाई 5 years, $1,900 ठीक।
कैलकुलेशन आप लोग ज़रूर देख लेंगे, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप थोड़ा सा उस पर पेशेंस रखेंगे। कैलकुलेशन मिस्टेक पर जाने की ज़रूरत नहीं है, माइट भी कि ना हो, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं। ये मेरा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आ गया, लेकिन लास्ट एक सजेशन, लास्ट पॉइंट, आज विदा लेते लेते थोड़ा सा एक पॉइंट और थोड़ा सा दिमाग में जोड़ डालें। अगर हम इन 5 ईयर्स के प्रॉफिट को एनालाइज करें, ये 4 ईयर्स के प्रॉफिट कुछ आसपास भटक रहे हैं, 2200, 2000, 2100, 2100, लेकिन ये प्रॉफिट बहुत दूर दूर भटक रहा है और इसको एवरेज में लेने के कारण ज़मीन आसमान का अंतर आ जाएगा। अगर ये कहीं बीच में होता ना तो मैं एडजस्ट कर लेता, अगर ये 5 साल के बीच में कहीं होता मैं कहता ठीक है बेटा 5 साल का एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, लेकिन थोड़ा सा सोचो, मुझे आगे का प्रॉफिट निकालना है, इसका मतलब मेरा ट्रेंड 2000 प्लस का चल रहा है, तो 1200 वाला बीच में क्या कर रहा है, मतलब ऊपर ऊपर क्या कर रहा है, इसको एवरेज में मत ले आओ। हम एवरेज केवल 4 साल का कैलकुलेट करेंगे ताकि हमारे पास जो रिज़ल्ट आए वो एक्यूरेट आए जो आज की डेट में चल रहा है। अब तो मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में कोई दम है, बोलो बेटा, मुझे नहीं लगता। हम लोगों ने जो गुडविल में आज क्वेश्चंस देखे, बेसिकली ऑल दोज क्वेश्चंस वेयर रिलेटेड टू बेसिक कंसेप्ट्स। आने वाले नेक्स्ट क्लास में भी जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे गुडविल के सारे बेसिक कंसेप्ट्स पर होंगे। हाँ, नेक्स्ट क्लास के फर्दर जो 2 क्लासेस या 3 क्लासेस हमारी गुडविल पर चलेंगी वो आपके CA फाइनल और CMA फाइनल को कोरिलेट करेंगी, उस स्टैंडर्ड तक हम लोग जाएंगे। लेकिन ये सब आपकी केवल बेसिक है, आपको बेसिक कंसेप्ट्स देने का। मुझे मालूम है एक CA और CMA का स्टूडेंट न तो IPCC और न CMA इंटर में इन चैप्टर से कोई मतलब रखता है, तो बट ऑब्वियस है आपके कंसेप्ट, अगर मैं चाहूँ तो डायरेक्ट टफ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँ, झंझट खत्म, लेकिन हर एक क्वेश्चन में आपको एक नई प्रॉब्लम क्रिएट होगी। सर ये इसमें ऐसा क्यों, इसमें ऐसा क्यों, जानना जरूरी है कि कहानी क्या है, स्टोरी क्या है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड ईच एंड एवरी फैक्ट्स एंड थिंग्स। जा, थैंक यू बच्चों।